तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों इस वीडियो के अंदर हम बाकी के बचे एमसीक्यूज करने वाले हैं आपके एडीएएस चैप्टर में से। बच्चों एडीएएस में से हमने 13 एमसीक्यूज पहले हमने कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम 14 से लेकर 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिससे आपका एडीएनएएस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हॉट्स क्वेश्चन भी हैं, आपके सीबीएसई के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 को। बच्चों हमारा मेन मोटिव है कि हम क्वेश्चन भी पढ़ें एंड हम पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करें, जिससे हमको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। When the economy is at full employment level of income, बच्चों यानी कि ये बोलना चाहता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तब एएस तो ये होता है एंड हमारा होता है एडी ऐसा। ठीक है, इस पॉइंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस पॉइंट पे हमारा जो एडी होता है वो ज़्यादा होता है एएस से एंड इस लेवल पे हमारा एएस ज़्यादा होता है एडी से। इतना हम सबको पता है। ठीक है, बट एडी इज ग्रेटर देन एएस, यानी कि इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक ऐसी लाइन बनाते हैं एंड जो ये पॉइंट होता है एंड इसके अंदर जो गैप होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। तो बच्चों आपका जो सी ऑप्शन है वो बहुत करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 15th क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जल्दी से देखो। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। बच्चों याद रखना, एक्सेस डिमांड पे कभी भी आउटपुट ज्यादा या कम नहीं होता है। ठीक है ना। एंड दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ो, एक्सेस डिमांड ओनली लीड्स टू राइज इन अ जनरल प्राइस लेवल एज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज्ड। बच्चों हमेशा याद रखना कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, देखो जल्दी से ग्राफ देख लो, जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है तो जो एक्सेस डिमांड होती है या जो डेफिसिट डिमांड होती है उसमें कोई आउटपुट का चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है ना, लेकिन सिर्फ जनरल प्राइस लेवल ऊपर या नीचे हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है ना, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, इसलिए प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन एक्चुअल आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। तो आप ए को टिक लगाएंगे एंड आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड यानी कि केस जाता है हमारा एएस हमारा ज्यादा है एंड एडी हमारा कम है। ठीक है, यही डेफिशिएंट डिमांड का केस आ जाता है। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड कम है, यानी कि अनसोल्ड गुड्स हमारे पास पड़ा है। ठीक है ना, अनसोल्ड गुड्स पड़ा है, आपको याद होना चाहिए। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इस केस के अंदर क्या हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे? अच्छा, रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, क्या हम टैक्सेस को कम करेंगे? ठीक है ना। क्या कॉज है डेफिशिएंट डिमांड होने का? क्या कॉज है? क्या गवर्नमेंट इंक्रीज जब एक्सपेंडिचर में इंक्रीज करेगी तब डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी? क्या नहीं। क्या कभी टैक्सेस में कम करेगी तो क्या डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी? क्या नहीं। इज इन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। बच्चों देखो ये एक नया आपके लिए है। बच्चों बताओ कि ये इंडिया है ना, मुझे बताओ सारे लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जो इंडिया का प्रोड्यूसर है उसके पास तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डेफिसिट डिमांड हो जाएगी बच्चों। तो सी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर जितना लोग बाहर से आइटम मंगाते जाएंगे उतना जो डोमेस्टिक व्यक्ति है उसके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी, तो उसकी इनकम कम हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा एंड प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो आगे वो कुछ भी परचेज सेल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो इकोनॉमी है वो कहाँ पे आ जाएगी? डेफिशिएंट डिमांड के केस में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप।
अब बच्चों डिफ्लेशनरी गैप का आपको पता होगा कैसा हम बनाते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये आपकी एएस की लाइन आ गई, ये आपकी एडी की लाइन आ गई, एंड यहाँ पे हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं एडी की, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एंड यहाँ पे ये, तो जो ये गैप है, ये इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ दिस गैप, है ना, इस गैप की सिचुएशन को सही करने के लिए द सेंट्रल बैंक शुड, सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा देना चाहिए? नहीं जी, अगर इसको बढ़ा दोगे आगे लोन नहीं दे पाएंगे तो डेफिसिट, डिफ्लेशनरी गैप बढ़ेगा ना कि कम होगा, ठीक है ना। हमको डेफिसिट डिमांड को या फिर डिफ्लेशनरी गैप को कम करना है, ठीक है। सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नहीं बच्चों, हम सेल नहीं कर रहे होते लेकिन हम परचेज कर रहे होते हैं इस समय, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। डिक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन्स, हाँ बच्चों ये ऑप्शन सही लग रहा है, देख लेते डी। इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, नहीं बच्चों इंक्रीज नहीं करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे रेपो रेट को, ठीक है ना। जब हम डेफिसिट डिमांड को कम कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं कि हमारा जो लोन है, हमारा जो लोन का अमाउंट है, मान लो वो 1 करोड़ है और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है 1.5 करोड़ की, ठीक है, 1.5 करोड़ की। तो जो ये मार्जिन है ना, इस मार्जिन को जितना कम करोगे ना तो उतना लोन्स लोग ज्यादा ले पाएंगे, जितने ज्यादा लोन्स होंगे और उतनी अच्छी तरीके से हमारी डेफिशिएंट डिमांड कवर होगी। बच्चों अगर आपको इसका पूरी चेन रिएक्शन, पूरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरे नोट्स इकोनॉमिक्स के मैक्रो हो या फिर मैक्रो हो या फिर आपके आईईडी के हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप कमेंट करके जरूर पूछना। 18th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। विच फिस्कल मेजर, फिस्कल मेजर बच्चों, फिस्कल मेजर यानी कि गवर्नमेंट का टैक्स एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मेजर, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। इज मोस्ट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग एक्सेस डिमांड, कौन सा फैक्टर बहुत इफेक्टिव है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। हमको पता है गवर्नमेंट का डेट एंड गवर्नमेंट के टैक्सेस फिस्कल मेजर्स होते हैं। इंक्रीज द पब्लिक डेट बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, जब लोगों से आप पैसा लोगे, जितना पैसा लोगे तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है, तो बिल्कुल सही है बच्चों कि जो हमारा एक्सेस डिमांड है वो कम हो जाएगी। और ऑप्शन देख लेते हैं। डिक्रीज द कॉर्पोरेट टैक्स टू एनकरेज प्रोडक्शन, नहीं बच्चों, इससे तो और फ्लो आएगा और प्रोडक्शन होगा और यहाँ पे कंजप्शन होगा, लोन्स बढ़ेंगे तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। इंक्रीज सब्सिडीज टू हाउस होल्ड, नहीं बच्चों, जब हम सब्सिडीज देते हैं हाउस होल्ड को तब हाउस होल्ड कम पैसे में ज्यादा माल खरीद पाती है, उससे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर वो आगे लोन्स लेते हैं, लोन्स लेने के बाद उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि जो डिफ्लेशन है, जो कि डिफ्लेशनरी गैप है, वो सही होता है, एक्सेस डिमांड सही नहीं होती है। डी देखते हैं। इंक्रीजिंग द डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग मोर करेंसी, नहीं बच्चों, ये कभी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि प्रिंट करोगे ना मनी को देखो प्रिंट करोगे तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होने लगेगा, ज्यादा पैसा होने लगेगा, ज्यादा पैसा होगा तो वो लिमिटेड रिसोर्सेस को, बच्चों याद रखना, वो लिमिटेड रिसोर्सेस को ज्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, एंड डिमांड जैसे ही बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्री में आ जाएगी, इसलिए प्रिंट करना मोर करेंसी को ये कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एन इंक्रीज इन रेपो रेट, बच्चों अब रेपो रेट आपको पता है कि बैंक, जैसे मान लो ये बैंक है, बैंक जी आरबीआई है, आरबीआई जब अपने छोटे बैंकों को लोन देता है, ठीक है ना, रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, अगर मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं एंड मैं आपसे, जो आरबीआई है वो 2% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, और अगर इंटरेस्ट को मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। नहीं बच्चों, जितना महंगा आगे से लोन मिलेगा बैंक भी उतना महंगा लोगों को लोन देंगे, और जितना महंगा होगा तो लोग क्या करेंगे, नहीं खरीदेंगे, नहीं लेंगे लोन, तो ए ऑप्शन गलत हो जाता है। अ डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, नहीं बच्चों, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो इंक्रीज हो जाता है,
कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज होगा। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट हेल्पिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी गैप, हाँ बच्चों ये ऑप्शन सही है। इससे क्या होगा, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक है वो लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, नहीं दे पाएंगे, तो सी ऑप्शन सही लगता है। एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द रूरल सेक्टर, नहीं बच्चों ये भी गलत है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जल्दी से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों। मैच द फॉलोइंग टूल विद योर ऑब्जेक्टिव्स। देख लेते हैं। ओपन मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटी, ओपन मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ये बच्चों डिमांड दूसरे वाला का है, ये यहाँ का आगे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं क्या हो सकता है। ओपन मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटी, जब हम सिक्योरिटी को सेल कर देंगे तो क्या होगा, उससे एक्सेस डिमांड कर्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जो पैसा है, लोगों के पास जो पैसा है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, ठीक है। जितना भी पैसा है वो कहाँ आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो ए क्या है, फर्स्ट का कहाँ पे हो जाएगा, बी का। तो यानी कि या तो ए ऑप्शन सही है या तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। जल्दी से देखते हैं। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, है ना, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोन ज़्यादा लेंगे, एंड डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिशिएंट डिमांड सही हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो सेकंड का ए, ठीक है। तो देखो सेकंड का अगर ए हो जाता है तो आपका बी, तो आपका ए ऑप्शन बहुत करेक्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो 21 से लेकर बच्चों 21 से लेकर जो 25 क्वेश्चन है वो थोड़े हॉट्स टाइप के क्वेश्चन है। अब ये हॉट्स टाइप के क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत पड़ने वाली है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो बहुत ही आपको सोच समझ के इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 21 देखो, इफ, ये देखो सिचुएशन बता रहा है, इफ द कंजप्शन फंक्शन, अब कंजप्शन फंक्शन का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। कंजप्शन फंक्शन का यानी कि सी, यहाँ पे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस बी वाई, ठीक है, यही होता है। बी यानी कि स्लोप, ठीक है ना, जिसमें हम बी को बोलते हैं एमपीसी। ये आपका स्लोप है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये बोल रहा है सिचुएशन, इफ द कंजप्शन फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बच्चों हमको हमेशा पता है कि जो भी कंजप्शन फंक्शन का ग्राफ होता है, कंजप्शन फंक्शन का जो भी ग्राफ होता है वो ओरिजिन से पास नहीं करता, वो ओरिजिन से पास नहीं करता, ठीक है ना, वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करता, वो हमेशा इंटरसेप्ट से पास करता है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए डैश या फिर हम बोलते हैं सी डैश, ठीक है बच्चों, इतना याद है। तो हमेशा ये ऊपर से चालू होता है ना कि जीरो से। हम पढ़ चुके हैं क्यों कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एट इनकम इज इक्वल टू जीरो कुछ ना कुछ कंजप्शन तो हमारा होता ही है, चाहे से वो हमारी पास्ट सेविंग से हो, बोरोइंग से हो, या फिर कैसे भी मीन से क्यों ना हो, ठीक है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो अगर ये ऐसा हो जाए, अगर ये जीरो से पास हो जाए, ठीक है, जीरो से पास हो जाए, तो इस वाली देखो, इस वाली इक्वेशन में क्या होगा, जो हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो जीरो हो जाएगा। अगर ऑटोनॉमस कंजप्शन जीरो है तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू स्लोप मल्टीप्लाई बाय y। अब देखो B क्या है हमारा, B हमारा है MPC, तो हमारा MPC क्या हो जाएगा, हमारा MPC हो जाएगा C अपॉन y। अब बताओ बच्चों MPC एंड APC का फॉर्मूला सेम लग रहा है या नहीं लग रहा। इसका मतलब आपका जो APC है वो क्या हो जाएगा, MPC के इक्वल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो जो भी ऑप्शन इस आंसर से मैच हो रहा है वही ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इफ सिचुएशन को कंसिडर किया है, इफ सिचुएशन अगर ओरिजिन से पास होता है तो क्या सिचुएशन हो सकती है, उसको हमने कंसिडर कर लिया है बच्चों। मैं होप करता हूं कि ये थोड़ा सा हॉट आपके लिए था क्वेश्चन, लेकिन आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। एंड इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नाउ सपोज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीजेस, यानी कि MPS यानी कि चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम इंक्रीज हो जाता है, MPS इंक्रीज हो जाता है
अकॉर्डिंग टू द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या बोलता है कि जैसे जैसे आपकी सेविंग बढ़ती जाएगी, अगर सब मैक्रो लेवल पर सेविंग इंक्रीज करते जाएंगे तो इवेंचुअली उसका जो फर्क होगा वो ये होगा कि आपकी जो सेविंग्स है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर सारे लोग ही सेव करना चालू कर देंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, ठीक है, सेल एंड परचेज नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होने के कारण इनकम लेवल्स कम हो जाएंगे, एंड इनकम कम हो जाएगी तो कंजप्शन को करने के लिए आपको अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द फाइनल इम्पैक्ट ऑन द टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी? बच्चों मुझे पता है आप इंस्टेंटली आंसर कर दोगे ऑप्शन बी, आप बोल दोगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, टोटल सेविंग्स विल डिक्रीज, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या सुना, आपने यहाँ पे सुना पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो आप चाहे से ज्यादा सेव करो या कम सेव करो, लेकिन जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे I इज इक्वल्स टू एस है। जितना सेविंग्स बढ़ा दोगे उतना इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है, I इज इक्वल्स टू एस में है। तो जो आपका ऑप्शन सही होता है वो होता है सी, है ना, टोटल सेविंग्स रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग्स बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूं आपको 22 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 23 देखो, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी if the aggregate demand is parallel to the aggregate supply line, equilibrium can never be reached। सही बात है बच्चों, अगर एग्रीगेट डिमांड की लाइन, अगर एग्रीगेट डिमांड की लाइन और एग्रीगेट सप्लाई की लाइन सीधी हो जाती, दोनों पैरेलल हो जाती, तो कभी भी इक्विलिब्रियम हो ही नहीं पाता। क्योंकि इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम तब होता है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है ना, हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैच करते हैं, तब वही तो हम इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों लाइन ही पैरेलल लाइंस होगी तो कैसे इक्विलिब्रियम अचीव हो पाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन फॉर इक्विलिब्रियम टू एग्जिस्ट, द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री लाइन। बिल्कुल बच्चों, यानी कि जो एमपीसी है, अब ये एमपीसी किसकी बात कर रहा है, कंजप्शन लाइन की। देखो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ, देखो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। ये हमारा बना ग्राफ, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एएस हो गया, एएस हो गया। अगर हमारा कंजप्शन फंक्शन भी 45 डिग्री लाइन होता, अगर हमारा कंजप्शन फंक्शन भी 45 डिग्री लाइन होता तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि वो पैरेलल की सिचुएशन आ जाती, पैरेलल की सिचुएशन आ जाती। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि फॉर इक्विलिब्रियम टू एग्जिस्ट द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री, यानी कि वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा, 45 डिग्री से कम होगा, ठीक है ना, 45 डिग्री से कम होगा तो यानी कि वो इस साइड झुका हुआ होगा। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एंड अगर वो 45 डिग्री से उसका स्लोप कम होगा तो अपने आप कहीं ना कहीं AS इज इक्वल्स टू AD आएगा और वहीं पर हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, इन इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं, ए विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस डिमांड द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंक्रीजेस टैक्स। ठीक है, टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम रहेगा, पैसा कम रहेगा तो एक्सेस डिमांड सही हो जाएगी। व्हाइल द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? बच्चों सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट इसलिए इंक्रीज करता है कि जो बैंक्स हैं वो लोगों को ना दें, लोगों को नहीं दें, लेकिन जो एक्सेस फंड्स है ना वो आरबीआई के पास रखें, वो आरबीआई के पास रखें, ठीक है ना। तो ज्यादा उनको बेटर एडवांटेज मिलेगा तो वो यहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं देंगे, यहाँ नहीं देंगे तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि सी ऑप्शन सही है, टू इंड्यूस कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर एक्सेस फंड्स विद द आरबीआई देयर बाय रिड्यूसिंग द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ बैंक्स। ठीक है बच्चों, आप ए एंड बी को, सी को, डी को पढ़ के देख लो, आपको सी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिखेगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका न्यूमेरिकल इंटेंसिव क्वेश्चन है। देखो क्या लिख रखा है, द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इज 10,000। बच्चों यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे एंड जो ब्रेक इवन लेवल है वो है 10,000, वो क्या है 10,000, ठीक है। द इकोनॉमी इज करंटली एट द इनकम लेवल ऑफ 12,000, यानी कि इकोनॉमी अभी कहाँ पे है, इकोनॉमी यहाँ पे है, यानी कि 12,000 पे है, ठीक है। एंड द एमपीसी इज 0.8, यानी कि एमपीसी यानी कि बच्चों देखो एमपीसी यानी कि चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम,
तो अब चेंज इन इनकम क्या है, चेंज इन इनकम तो है 2000। देखो यहाँ पे और यहाँ पे कितना इनकम चेंज हो रही है, 10 to 12 में कितना चेंज हो रही है, 2000 चेंज हो रही है। एंड एमपीसी हमारा क्या है, एमपीसी है हमारा 0.8। 0.8 देखो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कंजप्शन क्या आ जाएगा, कंजप्शन क्या आ जाएगा, कंजप्शन हमारा आ जाएगा 1600, ठीक है ना। अब हमारी इनकम क्या है, इनकम है हमारी 2000, ठीक है, और हमारा कंजप्शन क्या है 1600। तो हमारी सेविंग्स क्या होगी, सेविंग्स होगी हमारी y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो हमारी जो सेविंग होगी वो होगी 400। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं तो आपके कभी भी न्यूमेरिकल्स गलत नहीं जाएंगे बच्चों। अगले वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंथी क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड वो लॉजिक इंटेंसिव होंगे, हॉट्स होंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये शीट चाहिए, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।